इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर किसान आंदोलन पर एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है और वो अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं, जबकि सरकार किसानों से बातचीत की लगातार अपील कर रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, बेहद अहम बैठक हुई है, वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल हुए, क्या चर्चा हुई है, क्या बैठक के बाद निकलकर सामने आया? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है सरकार के बीच किसान आंदोलन को लेकर, और बीजेपी अध्यक्ष के यहाँ हुई इस अहम बैठक में इस बात पर यही चर्चा हुई कि जहाँ तक भारत सरकार का रुख है, बातचीत के लिए वो तैयार है, और इस जहाँ बातचीत के लिए तैयार हो, कैसे इस गतिरोध को खत्म किया जाए, इस पर ये पूरी चर्चा हुई। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि सरकार का जो रुख है वो हमेशा बात करने के लिए और इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। तो उसी के बाद अब ये लगातार दूसरे दिन ये बड़ी बैठक हुई है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में इसको लेकर कुछ अहम घोषणा होगी, ताकि गतिरोध जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और अहम घोषणा भी हो सकती है क्योंकि एक बेहद खास बैठक हुई है, और इस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, और यह बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। किसान आंदोलन जो लगातार जारी है, अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली बॉर्डर पर आकर डटे हुए हैं किसान, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो ये कृषि कानून लाया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है, और इस पर लेकर वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और बेहद अहम बैठक भी हुई है, सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो लगातार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है और किसानों से कह रही है कि वो एक जगह जमा हो, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। पिछले 3 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के इस आंदोलन का सच आखिर क्या है? क्या वाकई है किसान केंद्र के बनाए कृषि कानून की मुखालफत कर रहे हैं? क्या अन्नदाता के आक्रोश के पीछे सियासत है? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कृषि कानून में जिन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वालों की हालत और पतली हो जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा यह है कि नए कृषि कानून से किसानों को कई मायनों में फायदा मिलने वाला है। किसान संघ प्रदर्शन की जिद पर अड़े। बुराड़ी ग्राउंड जाने से किया इनकार। बुराड़ी ग्राउंड को कहा ओपन जेल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रविवार को किसान संघों ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। किसान नेताओं ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड नहीं बल्कि ओपन जेल है, लिहाजा वो बुराड़ी ग्राउंड में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक भारत सरकार किसान संघों से 3 दौर की बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने किसान नेताओं को चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव भी दिया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों से हर स्तर पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, लिहाजा उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था। इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में तफसील से समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है और नए कृषि कानूनों की बदौलत अब किसानों को पहले की तुलना में नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। लेकिन कुछ किसान संगठनों का मानना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल हैं, जिससे ये जरूर साफ हो जाता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना कौन लगा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए जिन 3 कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा है, उन कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेने वाली, बल्कि मोदी सरकार इन कानूनों के पास होने को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला बताया। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं? क्या जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किसानों का डर क्या है और सरकार का तर्क क्या है। दरअसल किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी।
कारोबार होता रहेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उन्हें काबू किया जा सकेगा। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के इन नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वाला बदहाल हो जाएगा, लिहाजा किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है। ये जो मांग है किसानों की, ये जायज मांग है, मैं समर्थन करता हूं। मैं उसका चेयरमैन रहा हूं, मेरे को मालूम है। किसान का बेटा हूं मैं, नॉट एज ए पॉलिटिकल आदमी, किसान का बेटा के नाते से कहता हूं कि उनकी मांग जायज है। उनमें अमेंड करके बात सुन के उनसे नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए, सरकार को तुरंत निकालना चाहिए, और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए। कांग्रेस को किसानों के मामले में बोलने का, बिल के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है और किसानों को और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नए कृषि कानून लाइसेंस और परमिट राज से आजादी पाने में किसानों की मदद करेंगे, जिसमें किसानों की फसलों की कीमत से खेलने वाले बिचौलिए भी नहीं होंगे और किसानों को अपनी खेती और फसलों की बिक्री की आजादी होगी। तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी समेत पूरी मोदी सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को इस बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रम के जाल से बचाया जाए। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अब आर पार की सियासी जंग के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सामने टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में रोड शो के जरिए विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। 1 दिसंबर को निगम चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के इस हुंकार ने तेलंगाना की ताकतवर पार्टियों को अब नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा का इनको अलहमदुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता है। हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हैदराबाद में अमित शाह की हुंकार। निगम चुनाव में दिखाया सियासी दम। अमित शाह ने उड़ाई विरोधियों की नींद। निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा। निजामों के शहर में कमल खिलाने की ख्वाहिश ने पूरे शहर को भगवा कर दिया है। निगम चुनावों से पहले प्रचार का पहिया भले ही थम चुका है, लेकिन बीजेपी के प्रचार तंत्र ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि इस बार हैदराबाद में कुछ नया होने जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुकाबले निगम चुनावों का कद भले ही कम आंका जाता हो, लेकिन हैदराबाद में इस बार ये चुनाव आन बान और शान के हैं। यही वजह है कि चुनावों में प्रचार की कमान को संभालने वाले अमित शाह ने अपनी एंट्री से हैदराबाद की सियासी हवाओं को और गर्म कर दिया है। साथ ही अमित शाह ने यह दावा भी किया कि जनता के रुख से साफ कर दिया है कि इस बार हैदराबाद का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा।
हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है। इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। तेलंगाना में बीजेपी अपनी सियासी जड़ों को जमाना चाहती है। पार्टी पहले भी कई राज्यों में ऐसा चमत्कार कर चुकी है। खुद अमित शाह की अगुवाई में पार्टी कई राज्यों में शून्य से शिखर तक का सफर तय कर चुकी है। यही वजह है कि अमित शाह ने एक के बाद एक टीआरएस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। केसीआर जी इसके जवाब दे। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हैं, लेकिन इन चुनावों की अहमियत को ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फौज यहां के सियासी समीकरणों को बदलने में जुटी है। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत ही सिविलाइज्ड नेता हैं, लेकिन उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी रिवाल्ड बहुत ही खूंखार संप्रदायवादी हैं और मुस्लिम सॉवरेंटी, मुस्लिम की सुपीरियरिटी की बात करते हैं। तो उसका जो रिवर्स मामला है, जो उनसे नाराज जनता है, वो उसको बीजेपी में एक ठिकाना मिलेगा और उनके साथ इकट्ठा होंगे, तो उससे उनको निश्चित फायदा होगा। निगम चुनावों को लेकर बीजेपी का यूं मुखर होना तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव को रास नहीं आ रहा है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कुछ विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में दाखिल होना चाहती हैं और तबाही लाना चाहती हैं। हैदराबाद के सियासी अखाड़े में इस वक्त 3 पार्टियां केंद्र में हैं। पहली पार्टी है के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, दूसरी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और तीसरी पार्टी है बीजेपी। मुकाबला भले ही यहां त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इसे 2 पार्टियों के बीच चुनावों की तरह देख रही है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों को घेरने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अमित शाह ने जहां के चंद्रशेखर राव के दावों पर सवाल उठाए, तो हैदराबाद की बाढ़ के बहाने ओवैसी को भी घेर लिया। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? अमित शाह से पहले योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद में दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हैदराबाद के लोकल चुनावों को लेकर बीजेपी इतनी वोकल क्यों हो रही है? इसे समझने के लिए तेलंगाना के इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिनमें से महज 2 विधायक बीजेपी के हैं। लोकसभा सीटों के मामलों में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां लोकसभा की 17 सीटों में 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। जब से अमित शाह ने कैंपेन की बागडोर संभाली है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में,
तब से उनके लिए कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर चुनाव में उनके कार्यकर्ता डेवलप होते हैं, कार्यकर्ता विकसित होते हैं, नए लोग आते हैं और उन नए लोगों को आगे बढ़ाने में उनको सहयोग मिलता है। तेलंगाना में 2 विधायक और 4 सांसदों वाली बीजेपी इस बार बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। यही वजह है कि चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों ने भी हैदराबाद में जगह बना ली और यही बात असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई। रोड ट्रैफिक के मसले पर बात होनी चाहिए, मगर ये बल्दिया का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो गया कि ऐसा लग रहा है कि आप और हम बैठकर अब भारत का एक नए वजीर आजम बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह पर। यानी बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई मिनिस्टर आता है हैदराबाद को, कभी ये मिनिस्टर तो कभी वो मिनिस्टर, बहरहाल पूरे के पूरे उतर गए यहाँ पर। उनको दिल्ली से ज्यादा हैदराबाद पसंद आ गया। नगर निगम में हैदराबाद शहर के कई पुराने इलाकों में बीजेपी अपना मुकाबला सीधे सीधे ओवैसी की AIMIM से मान रही है। बीजेपी का आरोप है कि पुराने शहर में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों ने घुसपैठ कर ली है। बीजेपी ने पुराने हैदराबाद में रोहिंग्या शरणार्थी को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने ओवैसी को जिन्ना का अवतार कहा तो ओवैसी ने कहा बीजेपी लोगों को बांट रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने रोहिंग्या शरणार्थी वाले आरोपों पर बीजेपी से सबूत मांगा और बीजेपी पर अयोध्या की मस्जिद तोड़ने का आरोप भी जड़ दिया। मजलिस को गालियां देते हैं, पुराने शहर की तौहीन करते हैं और कहते हैं कि पुराने शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुराने शहर से पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को, अफगानियों को निकालेंगे। हैदराबाद निगम चुनावों को लेकर मुखर हुई बीजेपी ने नए समीकरण बना दिए हैं। यही वजह है कि हैदराबाद में TRS और AIMIM के लिए निगम चुनावों का गणित अब पहले की तरह आसान तो हरगिज नहीं रह गया है। दरअसल हैदराबाद निकाय चुनाव 3 पार्टियों के लिए बेहद अहम है। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS को जहां पर अपने कद को बरकरार रखना है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को अपना वजूद बचाए रखना है। जबकि बीजेपी के लिए यह चुनाव तेलंगाना की सियासत के नए दरवाजे खोल सकता है। कुल मिलाकर यह चुनाव भाग्य बदलने वाला चुनाव माना जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी के आक्रामक रवैये को दोनों पार्टियां हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। निकाय चुनाव से खुलेगा भाग्य का दरवाजा। दांव पर लगी है 3 पार्टियों की किस्मत। क्या अमित शाह का दावा पलट देगा बाजी? पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। कई राज्यों में सियासत की बाजी पलट देने वाली पार्टी बीजेपी जिस तरह से हैदराबाद निकाय चुनाव के रण में उतरी है, उसने विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी हैं। पार्टी दावा कर रही है कि इस बार मेयर बीजेपी का ही होगा। ये एक बड़ा कारण है कि तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी लोकल चुनावों में वोकल हो चुकी बीजेपी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। यहाँ की आवाम, मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला इनको जवाब मिलेगा और पोलिंग बूथ के अंदर जाकर इनको जवाब मिलेगा। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें इनको मौसर जवाब देंगी और उनको बता देंगी कि जिस बच्चे को हमने अपना बेटा माना, जिसको हमने अपना भाई माना, जिसके लिए हमने दुआएं की, अगर कोई उस पर इस तरह की वाहियात नजर डालकर झूठे बातें करता है तो यकीनन जवाब मिलेगा, जमहूरी तरीके से मिलेगा।
दरअसल हैदराबाद निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, इसको भी समझना जरूरी है। टीआरएस के लिए यह चुनाव रुतबा बरकरार रखने का चुनाव है। एआईएमआईएम के लिए यह चुनाव वजूद की लड़ाई से कम नहीं है। बीजेपी के लिए यह चुनाव दक्षिण में भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति है और क्यों यह चुनाव टीआरएस और एआईएमआईएम के लिए साख की लड़ाई बन गया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। 2016 के पिछले चुनावों में टीआरएस को 99 सीटें मिली थी। एआईएमआईएम ने इन चुनावों में 44 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ केवल 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पुराने हैदराबाद शहर को ओवैसी की पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और ओवैसी अब तक अपने किले को दूसरी पार्टियों की सेंधमारी से बचाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी पुराने हैदराबाद शहर में ओवैसी और उनकी पार्टी को घेर रही है। तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी दे। जानकारों के मुताबिक रोहिंग्या जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी काफी हद तक अपने चुनावी कैंपेन में सफल साबित हुई है। बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया है। क्यों कि ओवैसी जो हैं रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पे वो बर्मा सरकार की आलोचना करते हैं। जो भी रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में भारत में शरण देने की बड़ी वकालत करते हैं, तो उनको अंडरलाइन करने के लिए किया गया है। तो उससे वो उनको घेरेंगे नहीं। वो मुस्लिम पार्टी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका फायदा करेंगे बीजेपी वाले। उसे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। यही वजह है कि ओवैसी एक कदम भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ जरा सी चूक चुनाव के परिणामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इसका सालाना बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए का है। यह नगर निगम करीब 42 लाख की आबादी को कवर करता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में पार्षदों की 150 सीटें हैं। यह निगम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी जैसे 4 जिलों में फैला है। इस नगर निगम में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं, जबकि इस नगर निगम के क्षेत्र में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। दरअसल कर्नाटक के अलावा दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है। बीजेपी ने केसीआर और ओवैसी के खिलाफ तेलंगाना में मोर्चा खोल दिया है और वो ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अपनी अब तक की मेहनत का परीक्षण लेना चाहती है। ओवैसी की वजह से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होता। मुसलमान तो बीजेपी को वोट देने से रहा। वो तो पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन होता है और उसमें ओवैसी ब्रदर्स काफी योगदान करेंगे। हाँ, टीआरएस को खतरा है क्योंकि टीआरएस चूंकि तेलंगाना में राज है, हैदराबाद उसका बड़ा हिस्सा है, मुसलमानों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो वो घोर एंटी मुस्लिम रुख नहीं अख्तियार कर सकते। इसलिए उनकी ज़मीन खिसकेगी। जो हिंदू मुसलमानों या इनके ओवैसी टाइप मुसलमानों जो त्रस्त होगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा और ये उनके लिए चुनौती है। हैदराबाद निकाय चुनावों को लेकर मुखर हुई बीजेपी ने ओवैसी की हर दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाग्यनगर वाला बयान भी ओवैसी को चुभ गया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों में पहुंचाना है। हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हर जगह नाम बदल देंगे, अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बीच सियासी जंग कोई नई नहीं है। पहले भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहे हैं। देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले इन बयानों का क्या मतलब निकालते हैं, ये भी समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आए
दो बड़े शहर थे, इलाहाबाद और फैजाबाद। दोनों के नाम में इलाहाबाद लिखा जाता था और फैजाबाद दोनों में फारसी शब्दों का प्रयोग था। बदल के उन्होंने उनके ओरिजिनल नाम कर दिए, प्रयागराज कर दिया और अयोध्या जी कर दिया। उसी तरह से हैदराबाद में भी हैदर शब्द है, तो हैदर शब्द को हटा के उन्होंने कहा नहीं, इसको भाग्यनगर कर देंगे, वहाँ भाग्यलक्ष्मी का मंदिर है। तो ये उनकी स्टाइल है और इससे जो एंटी मुस्लिम जनता है उनके साथ उनकी तरफ खींचती है और ये प्रयोग हर जगह देखा गया और सक्सेसफुली देखा गया। बीजेपी के पास इन चुनावों में खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि टीआरएस और एआईएमआईएम के लिए जरा सी भूल भी उनकी मंशाओं पर पानी फेर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी की धुरंधर फौज ने विरोधियों को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। 74 लाख वोटर्स, 5 लोकसभा सीट्स, 24 विधानसभा एंड मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, और ये इनको गली दिखती है। हैदराबाद में बीजेपी के लिए संभावनाएं इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि कुछ समय पहले हुए दुबग्गा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। 2018 में दुबग्गा विधानसभा सीट पर भारी जीत दर्ज करने वाली टीआरएस को हार का सामना करना पड़ा था। दुबग्गा विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव बीजेपी के लिए उम्मीद की बड़ी किरण था और अब पार्टी एक बार फिर नगर निगम के सभी 150 सीटों पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। इंतजार कीजिए 4 दिसंबर का, जब नतीजे ये साफ कर देंगे कि चुनावों में किसकी मेहनत रंग लाई है। यही वजह है कि ओवैसी एक कदम भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। मुंबई के धारावी इलाके से एक दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मुंबई के धारावी इलाके की एक सोसाइटी में 5 साल के एक मासूम की लिफ्ट में फंसकर आखिरकार मौत हो गई। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें साफ तौर पर इशारा कर रही है कि छोटे बच्चों को अकेले लिफ्ट में कभी ना जाने दें, क्योंकि इस तरह का हादसा किसी भी मासूम के साथ कभी भी हो सकता है। सीसीटीवी में कैद हुआ एक दर्दनाक हादसा। सीसीटीवी में कैद एक खौफनाक मंजर। एक मासूम हुआ हादसे का शिकार। लिफ्ट में फंसकर एक मासूम की मौत। मुंबई के धारावी इलाके से एक खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। धारावी की कोजी सोसाइटी में 5 साल का मोहम्मद हुजैफा शेख लिफ्ट की ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच फंसने की वजह से पहले तो बुरी तरह से घायल हो गया और फिर चौथी मंजिल से लिफ्ट की लॉबी में गिरने से उसकी मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा धारावी में क्रॉस रोड पर कोजी हाउसिंग सोसाइटी में 28 नवंबर दोपहर 1:15 बजे के करीब हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि सोसाइटी की लिफ्ट में 5 साल का मोहम्मद हुजैफा शेख अपनी बहनों के साथ दाखिल होता है। लिफ्ट में दाखिल होने के बाद वो खेल में छठी मंजिल का बटन दबा देता है। इस दौरान जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची तो हुजैफा की दोनों बहनें उससे पहले बाहर निकल गईं, लेकिन हुजैफा लोहे की ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच फंस गया और जब वो मदद के लिए लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और चिल्ला रहा था, तभी लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ गई। यकीनन ये हादसा इस कदर दिल दहला देने वाला है कि इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस कहानी का खौफनाक पहलू जरूर बता देते हैं। दरअसल लिफ्ट की ग्रिल और दरवाजे में फंसने के बाद हुजैफा लिफ्ट और दीवार के बीच में फंस गया। जब लिफ्ट चली तो दीवार और लिफ्ट के बीच में कुचले जाने से उसकी मौत हो गई। धारावी के इलाके में एक रिहायशी इमारत के अंदर लिफ्ट में एक 5 साल का मासूम बच्चा फंसता है और उसके जो हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। इसी रिहायशी इमारत की ये वो लिफ्ट है जहां पर ये हादसा हुआ था। मोहम्मद हफसीफा
शेख नाम का 5 साल का बच्चा जो है वो अपनी बहनों के साथ जो है इस लिफ्ट में चढ़ा था, लेकिन अचानक ही जब वो इसमें सवार हुआ तो इसके बाद अचानक ही एक दर्दनाक हादसा हुआ। हुज़ैफा की बहनों ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी परिवार को दी। बेटे के साथ हुए हादसे की बात सुनने के बाद हुज़ैफा की मां ने वॉचमैन को इसके बारे में बताया। इसके बाद जब लिफ्ट को खोला गया तो नीचे मासूम हुज़ैफा की लाश पड़ी हुई थी। उसकी बहनें जो थी वो घर गई, अपनी मम्मी को बताई और मम्मी वहां ढूंढी, देखी, फ्लोर से उतरते हुए जब नहीं मिले बच्चे तो डायरेक्ट वॉचमैन के पास आई। फिर वॉचमैन भाग के गया, देखा तो लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर से खोला तो उसके अंदर उसे खून और बॉडी नीचे दिखी। जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बंद होने के बाद ये हुआ, दरवाज़ा वो खोल नहीं पाया, उसकी बहनें बाहर चली गई, वो बीच में अटक गया, उसकी वजह से वो लिफ्ट के बीच में आके नीचे गिर गया है। उसमें शंकास्पद कोई नहीं है, उसका फुटेज रिकॉर्ड किया गया है और बयान भी लिए गए हैं। इस बारे में तपास आगे भी और चालू है। इस खौफनाक हादसे ने एक परिवार से उसका मासूम छीन लिया, लेकिन जरूरी है कि आप इस हादसे से सबक लें और बच्चों को कभी लिफ्ट में अकेला ना छोड़ें। लिफ्ट के अंदर या उसके आसपास बच्चों को खेलने ना दें, क्योंकि एक लापरवाही आपके बच्चे को ऐसे ही किसी खौफनाक हादसे का शिकार बना सकती है।